दोस्तों, ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो कि हिंदी मीडियम वाले हैं या उनको इंग्लिश से डर लगता है और वो कहीं ना कहीं अभी भी इस कंफ्यूजन में है कि इस बार का जो आईबीपीएस क्लर्क है उसका फॉर्म भरें या ना भरें। तुम सभी को पता है आईबीपीएस क्लर्क के फॉर्म्स आ चुके हैं और अगर तुम देखो तो वैकेंसीज भरने के लिए डेट जो तुम्हारी है वो 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में है। मतलब अभी तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है। तुम 1 से 21 अगस्त के बीच में फॉर्म भर सकते हो, अपनी फीस कटवा सकते हो और इस बार एग्जाम दे सकते हो। जो तुम्हारा प्रीलिम्स होगा आईबीपीएस क्लर्क का वो 10 और 11 अक्टूबर को है प्रीलिम्स और मेंस तुम्हारा 27 दिसंबर को है। प्रीलिम्स के लिए कम से कम 60 दिन है और मेंस के लिए लगभग 140 दिन है। मतलब काफी टाइम है, तुम आईबीपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो। बट सवाल एक उठता है कि सर हम आईबीपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन करें या ना करें। बस हम इसी कंफ्यूजन में है क्योंकि हमारी इंग्लिश इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, हमें कहीं ना कहीं इंग्लिश से डर लगता है। तो इस क्लास में मैं तुम्हें यही बताऊंगा और आईबीपीएस क्लर्क का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है मेमोरी बेस्ड वो भी तुम्हें दिखाऊंगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और क्या तुम्हें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। अगर तुम केवल इंग्लिश की वजह से कंफ्यूज हो तो मैं बात कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले 3 सब्जेक्ट आते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश। क्वांट्स और रीजनिंग तो सबने पढ़ी होती है, बस हमको दिक्कत आती है इंग्लिश की वजह से। अब सबसे पहले आईबीपीएस क्लर्क में 2026 में इस बार इतना खास है क्या जो हमको इसका फॉर्म भरना चाहिए। तो ध्यान से सुनना, इस बार अगर तुम देखो तो पिछले साल 4,000 वैकेंसी आई थी 2023 में, 2024 में 6,000 और 2025 में 10,000 वैकेंसीज आई थी स्टार्टिंग में। बाद में वो बढ़ के 500 बढ़ गई थी, 6,000 से 11,000 हो गई थी, 10,000 से 15,000 हो गई थी। 2026 में 11,000 वैकेंसीज आई है। तो इस बार ये बढ़ के कम से कम 14 या 15,000 वैकेंसीज आराम से हो जाएगी। तो 14-15,000 अभी तक इतने सालों में पहली बार 2026 में देखने को मिल रही है आईबीपीएस क्लर्क में। आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम इतना इजी होता है कि बच्चा बच्चा इसको दे सकता है। इंग्लिश भी बहुत इजी होती है, जो आरआरबी के लिए पढ़ रहे हैं उससे एक लेवल अप होती है, आराम से दे सकते हो। तो एक तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, जब वैकेंसीज ज्यादा होती है तो सिलेक्शन पक्का होता है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ठीक है वैकेंसी ज्यादा है, टाइम भी प्रीलिम्स के लिए 60 दिन है और मेंस के लिए 140 दिन है, टाइम भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और तुम्हारी ज्वाइनिंग मार्च तक हो जाएगी, ये बात भी अच्छी है। सर सैलरी कितनी मिलेगी? तो स्टार्टिंग सैलरी तुम्हारी 47,000 है, 46,980 890, तो 47,000 ही है। सैलरी भी बहुत ही अच्छी है। तो सैलरी अच्छी है, टाइम है प्रिपरेशन करने का, इंग्लिश भी इजी आती है अभी हम देखेंगे, और इस बार वैकेंसीज भी इतनी ज्यादा है। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि तुम बोलोगे सर हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, इंग्लिश हमको नहीं आती है। तो जिनको इंग्लिश नहीं आती है हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कितना आसान है वही आज हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जिनका बेसिक्स बिल्कुल ही कमजोर है, जीरो है, या जिनको इंग्लिश आती ही नहीं है, सबसे पहली बात बता दूं, आईबीपीएस क्लर्क उनका निकल सकता है आराम से, क्योंकि इसमें इंग्लिश बहुत ही इजी आती है। अब अगर तुम्हें इंग्लिश पढ़नी है तो ये हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है इंग्लिश की पाठशाला। कल रात को 9 बजे इसकी पहली क्लास हुई थी, रात को 9 बजे ही इसकी क्लास होती है। 20 दिन का एक कोर्स है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे। रात को 9 बजे से 9:30 बजे तक आधे घंटे की क्लासेस हैं। 20 दिन का कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनकी हिंदी स्ट्रांग है लेकिन इंग्लिश बिल्कुल जीरो है, वीक है। तो उन्हीं के लिए बिल्कुल बिगनर वाला कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है, ताकि तुम्हें हिंदी से उठाकर मैं इंग्लिश पे लेके आ सकूं, और उसके बाद फिर तुम आईबीपीएस क्लर्क इस बार आराम से निकाल दो, बिकॉज अभी टाइम है, अभी समय है, निकल सकता है एग्जाम। तो मैंने क्लियर कर दिया है, हर रोज 9 बजे रात को ये क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे। कल ही क्लास स्टार्ट हुई है, इसको देखते रहो, बस कुछ नहीं करना है। हिंदी से इंग्लिश में तुम अपने आप पहुंच जाओगे। एक एक चीज मैं करवाऊंगा, तुम क्लास देखना, मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, तुम बोलोगे ठीक है सर हम हिंदी से इंग्लिश में तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आईबीपीएस क्लर्क कैसे निकालेंगे? देखो, क्या इजी होता है? बहुत इजी होता है। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के आते हैं 20 मिनट्स में। 20 मिनट पे 30 क्वेश्चन करने हैं प्रीलिम्स में, कितना आसान है। 20 मिनट पे 30 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। क्वेश्चन 40-40 सेकंड में होते हैं, 30-30 सेकंड में क्वेश्चन होते हैं। तो 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करना प्रीलिम्स में क्या बड़ी बात है? वैसे ही मेंस में इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 35 मिनट। 35 मिनट पे 40 क्वेश्चंस कौन नहीं कर देगा? अरे 10-10 20-20 सेकंड में इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, लेवल बहुत इजी होता है।
जो बच्चे सोचते हैं सर लेवल टफ होता है, भाई लोगों तुमने एग्जाम दिया नहीं, एक बार एग्जाम देना, मॉक देना, इंग्लिश तुम्हें टफ नहीं लगेगी। हाँ तुम्हें बेसिक नहीं आते होंगे इसलिए टफ लगेगी, बेसिक्स के मैंने तुम्हें सीरीज बता चुकी है रात को 9 बजे, वो देख लेना। अब जब तुम वो सीरीज देखोगे, छोटी सी क्लासेस है, तो उससे तुम हिंदी से उठ के इंग्लिश में आ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अब जब तुम इंग्लिश में आ गए, तुम्हारा डर खत्म हो गया, अब तुम आईबीपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन कैसे करोगे, तो उसके लिए मैं बताऊंगा बाद में। हालांकि हमारा बैच है उसके लिए जो हम ला चुके हैं, लक्ष्य बैच, लक्ष्य 3.0, इसकी क्लासेस यूट्यूब पे स्टार्ट हो गई है। कल एक क्लास हुई थी 10 अगस्त को, आज 11 अगस्त को और 12, 3 दिन डेमो होगा, आराम से देखो, और उसके बाद तुम ये लक्ष्य बैच 799 का ले सकते हो आराम से। बट ये तब लेना जब तुमको क्लासेस अच्छी लगेगी तो, ठीक है। इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, परचेस कैसे करना है वो छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश का सिलेबस कितना इजी होता है। देखो जरा, प्रीलिम्स और मेंस केवल 2 ही सिलेक्शन है बस, प्रीलिम्स और मेंस 2 ही पास करने हैं। एक पे 30 क्वेश्चन आते हैं, एक पे 40 क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स में तुम्हारे कॉम्प्रिहेंशन आएगा स्टोरी बेस्ड, बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, स्पॉटिंग एरर्स, एरर्स बताने तुम्हें क्या आएगा, सेंटेंस को ठीक करना है, पैरा जंबल करना है, राइट स्पेलिंग बतानी है या सिनोनिम एंटोनिम बताने हैं। मेंस का भी सब कुछ वही होता है, मिक्स पैटर्न में आ जाता है, सब सेम है, मिक्स पैटर्न में आ जाएगा, इतना इजी है। इंग्लिश में टोटल 30 मार्क्स में से प्री पे टोटल 30 मार्क्स की इंग्लिश आती है, और उसमें से 15 मार्क्स तो तुम्हारे रीडिंग पार्ट से आ जाते हैं, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल। 7 मार्क्स तुम्हारे आ जाते हैं ग्रामर से, और 8 मार्क्स तुम्हारे वोकैब से आते हैं। बस बहुत इजी। देखो इंग्लिश ज्यादा वही बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 कौड़ी की है, ज्यादा इतना भाव मत दो। डेली तुम्हें बुक ले लो, एक बुक से तुम डेली 15 या 20 वोकैब याद करते रहो, तुम्हारे 8 मार्क्स तो यहाँ से कवर हो जाएंगे। ग्रामर की प्रैक्टिस हम बैच में अच्छे से करेंगे ही, तो ग्रामर तो तुम्हारे 7 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। और बाकी रही बात रीडिंग की, तो रीडिंग हम करते रहेंगे, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल 15 मार्क्स के होते हैं। कम से कम अगर हम 10 मार्क्स भी लेके आ गए, 5 मार्क्स हमने छोड़ भी दिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर देंगे। अब तुम बोलोगे सर लेवल कैसे आता है, देखो हमने अभी पढ़ा तुम्हारी प्रीलिम्स में, पहले हमारा टारगेट है प्रीलिम्स को निकालना, 30 मार्क्स की होती है, 8 मार्क्स तो आते हैं वोकैब से, 7 मार्क्स आते हैं ग्रामर और 15 आते हैं रीडिंग से। ये हमारा पूरा चलता है सीक्वेंस। अब तुम बोलोगे सर ये तो हमको पता है, देखो कुछ नहीं है, केवल 2 स्टेप है बस, प्रीलिम्स निकालो जो अक्टूबर में होगा, मेंस निकालो जो दिसंबर में होगा, उसके बाद तुम्हारा डायरेक्ट सिलेक्शन। अगर तुम किसी और कहीं और भरते हो अपना एग्जाम, मान लो किसी अदर स्टेट में, तो वहां पे तुम्हारा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। जैसे अगर तुमने मान लो कहीं गुजरात में भर दिया तो गुजराती बोलनी आनी चाहिए, बस इतना है। अगर अपने स्टेट में भरते हो तो तुम्हें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी नहीं देना है, बस 2 करने हैं, प्रीलिम्स और मेंस, और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब तुम्हें सारी बातें समझ पा गई, पहले ये बताओ क्या तुम्हें सारी बातें समझ पा चुकी है। अब हम पेपर देखते हैं, प्रीवियस ईयर में कौन सा पेपर आया था, कैसे आया था, इसका डिफिकल्टी लेवल देखते हैं। सबसे पहले हिंदी मीडियम वाला बच्चा आईबीपीएस क्लर्क दे सकता है, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, एग्जाम बहुत इजी आता है, और इस बार टाइम भी काफ़ी है अभी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। अगर डेफिनेट बैच चाहिए तो लक्ष्य बैच आ चुका है। अगर तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर होना है, बिल्कुल जीरो है, तो 9 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर क्लास चल रही है। तो यहाँ तक तो तुम्हें सारी चीज़ें समझ पा गई है, सारा सॉल्यूशन मैंने तुम्हें बता चुका है। अब तुम्हें एक काम करना है, बस तुम्हें ये देखना है कि इसका लेवल कैसे आता है, क्या हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो चेक करते हैं। देखो ये है आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रीवियस ईयर के आईबीपीएस कलर का। और तुमने देखा होगा ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमने कल सॉल्व किया था, और बहुत इजी था। डॉगीज के बारे में था कि कैसे जो डॉगीज होते हैं वो हमारा साथ देते हैं किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में, बहुत इजी था, बहुत मजा भी आया पढ़ने में। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा टफ नहीं आता, सिंपल आता है। जैसे कि यहाँ पे पूछा है मेयर, तो मेयर का बोला है मीनिंग बताओ, मेयर का मतलब होता है जो सिंपल हो। देखो डायरेक्ट वोकैब का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ गया सिंपल, जो सिंपल होता है। लो ये कल हमने सॉल्व किया था, तुम्हें पता होगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं था। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हमने कल ही सॉल्व कर लिया, तुम कल की क्लास दे सकते हो, 2 बजे वाली क्लास, बहुत ईजी था, बहुत ज्यादा टफ नहीं थी। लैंग्वेज टफ होती भी नहीं है। जैसे सेंटिनल, सेंटिनल मतलब होता है गार्जियन, जो हमारी रक्षा करता है। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, उन्हीं को सेंटिनल बोलते हैं, रक्षा करने वाले। तो सेम सिनोनिम एंटोनिम आते हैं, तुम्हें याद करना है बस इसको। तो ये तो हमने पहले ही कल देख लिया था। अब जरा बढ़ते हैं क्लोज टेस्ट की तरफ, कि क्लोज टेस्ट आईबीपीएस क्लर्क में किस लेवल के आते हैं। तो ये क्लोज टेस्ट का पहला फिल इन द ब्लैंक है, इस पे तुम्हें इस वाले पार्ट में पुट करना है क्या आएगा।
चलो पढ़ते हैं और देखते हैं कितना टफ है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं कि टफ है, इजी है, मीडियम है। देखते हैं इन्वायरमेंटल साइंस रीजन वाई में। तो रीजन वाई की जो इन्वायरमेंटल साइंस है, हैज रिसेंटली डैश अ रिमार्केबल स्टेप। उन्होंने अभी अभी एक रिमार्केबल स्टेप कदम लिया है। तो उन्होंने अभी अभी एक रिमार्केबल कदम लिया है, बहुत ही बड़ा कदम लिया है। तो कदम लिया है क्या आएगा? अचीव्ड, ग्रांटेड, टेकन, प्रोड्यूस्ड या शिफ्टेड? तुम मुझे बताओ। इन्वायरमेंटल साइंस ने वाई रीजन में अभी अभी एक बड़ा कदम लिया है। तो कदम लिया है, तो कदम लिया है को क्या बोलेंगे? हैज टेकन। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज टेकन। अभी अभी उन्होंने एक बड़ा कदम लिया है। तो क्या इसमें कोई बहुत बड़ी बात थी? क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस लगानी थी? तुम बताओ, कोई रॉकेट साइंस लगानी थी? अब नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ बोटेनिकल डैश इन एन अनएक्सप्लोर्ड वैली। अनएक्सप्लोर्ड वैली मतलब एक ऐसी वैली, एक ऐसा गांव, एक ऐसी जगह जहां पे हमने अभी तक कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया था, जाना नहीं था। तो एक बोटेनिकल डैश के दौरान एक अलग सी वैली में जो कंजर्वेशन टीम थी उसने डिस्कवर किया पुराने सामान एक एंशिएंट इरिगेशन चैनल के, जो बहुत ज्यादा सेंचुरी पहले के थे। तो पहले के सामान उनको मिले एक वैली में। तो कैसे मिले होंगे? क्या किया होगा उन्होंने? एक्सकेवेशन क्या होगा? खुदाई की होगी। मैन्युफैक्चर बनाया होगा किसी चीज को। एलिवेशन उठाया होगा किसी चीज को। इनफोर्स लागू किया होगा। एग्जीक्यूशन काम किया होगा। क्या किया होगा उन्होंने? बताओ। उस वैली में, उस धरती में उनको पुराने चीजों के अवशेष मिले। तो अवशेष कैसे मिलते हैं? खुदाई करके ही तो मिलते हैं। तो खुदाई करने को क्या बोलते हैं? एक्सकेवेशन बोलते हैं लोग। मैन्युफैक्चर कोई चीज बनाए थोड़े उन्होंने। एलिवेशन कोई चीज उठाई थोड़े। इनफोर्स कोई चीज लागू थोड़े की। एग्जीक्यूशन कोई काम थोड़े किया। खुदाई की, और खुदाई में उनको पुराने इरिगेशन चैनल के रेमिनेंट्स मिले। कितना इजी है बताओ। तो तुम एक चीज बताओ, पैराजम्बल, अच्छा आरसी अभी अभी हमने पढ़ा कल की क्लास में, इजी था। अभी हमने क्लोज टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस देखे, इजी थे। पैराजम्बल देखेंगे, इजी आता है। तो बहुत टफ नहीं होता। अब इजी का मतलब ये नहीं है कि बिना पढ़े निकल जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा। बट इजी का मतलब है पढ़ के निकल सकता है, आराम से निकल सकता है। प्रीलिम्स तो बहुत इजीली निकल जाएगा। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं हम। चलो, अब जैसे तुम्हारे पास ये एक क्वेश्चन आता है वर्ड यूसेज का। तुम्हें एक वर्ड दिया है फ्रिक्शन, और तुम्हें बताना है ये फ्रिक्शन वर्ड इन 3 सेंटेंस पे कहां कहां पे सही जगह यूज हुआ है। एक यहाँ पे फ्रिक्शन आया है, एक यहाँ पे आया है, एक यहाँ पे आया है। अब तुम्हें बताना है फ्रिक्शन कहां पे सही तरीके से यूज हुआ है। फ्रिक्शन का मतलब होता है जहां पे दो चीजें आपस में घिसे, मतलब जहां पे कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है या डिसएग्रीमेंट है, तभी तो फ्रिक्शन है दोनों के बीच में। दोनों की बात बनती नहीं है, कहीं ना कहीं लड़ाई है। हम बोलते नहीं हम दोनों भाइयों के बीच में फ्रिक्शन है यार, स्मूथ नहीं है चीजें, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा है। तो फ्रिक्शन मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। अब देखते हैं क्या तीनों जगह में कहां पे फ्रिक्शन का सही यूज हुआ है। इंटरनल फ्रिक्शन अमंग मैनेजमेंट मेंबर्स ग्रू आफ्टर द मर्जर वर अनाउंस। तो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, लड़ाई थी मैनेजमेंट के बीच में, उनके मेंबर्स के बीच में, वो और बढ़ गई जब दोनों के दोनों कंपनी का जुड़ाव अनाउंस हुआ। तो जब दोनों के दोनों कंपनी जुड़ गई तो दोनों के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो और बढ़ गए। तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन का सही यूज हुआ है, तनाव और बढ़ गया। फ्रिक्शन मतलब होता है, अगर हिंदी में बोलो, तनाव। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द काम फ्रिक्शन। अब काम मतलब अच्छा, फ्रिक्शन मतलब तनाव। तो काम फ्रिक्शन एक साथ कैसे आ सकता है? ऑफ द मॉन्ड्रिंग सी। तो सुबह की जो सी है, नदी है, उसमें कन्फ्लिक्ट, लड़ाई कैसे आ गई? नदी में कोई डिसएग्रीमेंट कैसे आ सकता है? तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉर्डर्ड अथॉरिटी लेड टू द डिलेड ट्रेड शिपमेंट। तो जो लगातार तनाव चल रहा था दोनों बॉर्डर्स के बीच में, उसके कारण जो व्यापार की शिपमेंट थी उसमें देरी हो गई। तो दोनों बॉर्डर में तनाव चल रहा था, सही है। तो 1 और 3 सही हो गए। 1 और 3 कहां पे है? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तीसरा और पहला सही था, सेकंड वाला गलत था। नदी में कोई तनाव थोड़े होता है, या काम के साथ तनाव थोड़ा आएगा। ये तो वही हो गया, मैं बोलूंगा आई एम हैप्पी बैड, मैं खुश हूं बुरा हूं। हैप्पी बैड क्या होता है? अरे हैप्पी बोलो या तो बैड बोलो, काम बोलो या तो फ्रिक्शन बोलो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों वाले तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। बताओ कौन ना कर दे ऐसे एग्जाम पे, कौन ना एग्जाम निकाल दे, बताओ। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे इसको देखो, इसमें तुम्हें सेंटेंस को इंप्रूव करना है। ये जो हाईलाइटेड पार्ट है इसको इंप्रूव करके ये 4 ऑप्शन है, और अगर ये बिल्कुल सही है तो नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। द साइंटिस्ट कुड नॉट
रिस्ट्रेन हर एक्साइटमेंट व्हेन द एक्सपेरिमेंट यील्डेड पॉजिटिव रिजल्ट। तो साइंटिस्ट उसके खुशी को रोक नहीं पाए, अपनी खुशी को, जब उनको पॉजिटिव रिजल्ट दिखे। तो कुड हो गया मॉडल, कुड, कैन, मस्ट, ये सब मॉडल होते हैं, और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। रिस्ट्रेन मतलब होता है रोकना, अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाए जब उनको पॉजिटिव रिजल्ट दिखे। तो बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है, तो नो रिप्लेसमेंट। एक्सक्लेट मतलब होता है बढ़ना, बढ़ने की सेंस बोल नहीं रहे। कंट्रोल हर एक्साइटमेंट, अब हम किसी लड़की की बात थोड़ी कर रहे हैं कि जो हर लगा देंगे। डिसगाइज मतलब छुपाना, एक्सप्रेस करना नहीं, अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाए। रोकना मतलब रिस्ट्रेन करना, रिस्ट्रेन का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। तो सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाई वो अपने एक्साइटमेंट को जब उसको पॉजिटिव रिजल्ट दिखा। इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, बताओ। कुछ नहीं, अगर तुम ग्रामर आती होगी आराम से कर दोगे। अच्छा, लास्ट अब देखते हैं जरा, जो हमारे एरर स्पॉटिंग होते हैं, जिनमें एरर फाइंड करने होते हैं, उन क्वेश्चंस के भी देख लेते। लेवल देखो तुम, लेवल कि लेवल कैसे आता है। द कमिटी हैव सबमिटेड अ डिटेल्ड रिपोर्ट, कमिटी ने डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट की। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है कमिटी, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गई हमारी वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब। अब हम सब ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। अब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, तो कमेटी ने मिलके काम किया, मिलके एक रिपोर्ट सेंड की। तो कमेटी सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, टूट तो नहीं रही कमेटी। अगर सिंगुलर है तो फिर हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। तो ए पार्ट में एरर हो गया। लो, कमेटी हैज, क्योंकि कमेटी ने मिलके रिपोर्ट सबमिट की, एक कमेटी है। अगर कमेटी टूट जाती, डिवाइड हो जाती, तो कमेटी को प्लूरल मानते। कमिटी हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, कमिटी डिवाइड हो जाती तो दो हो जाती, बट अभी तो कमिटी ने मिलकर एक रिपोर्ट की, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। ऐसे टाइप के बच्चों वाले क्वेश्चंस आते हैं। देखो, एग्जाम इजी आता है, मैं ये बता रहा हूँ, बहुत इजी आता है। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको कैसे कर पाते हो। यहाँ देखो दूसरा क्वेश्चन, द एनालिस्ट हैज बीइंग ट्रैकिंग, हैज हैव के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, जरा तुम मुझे बताओ। हैज, हैव और हैड, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। ये तो फोर्थ फॉर्म है आईएनजी फॉर्म, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म होती है बीन, ये होती है थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है बी, सेकंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग। तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, ना कि फोर्थ फॉर्म। तो ए पार्ट में एरर। तो ये तुम्हारे ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं। लेवल देखो कितना इजी है, बताओ। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं वर्ड स्वैप के, एक वर्ड स्वैप के क्वेश्चन करते हैं। जरा इसको देखो, ये है वर्ड स्वैप का एक लास्ट क्वेश्चन। मैंने तुम्हें सारे पैटर्न करवा दिए, जिन जिन पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं सब देख लिया हमने। यहाँ पे तुम्हें वर्ड को स्वैप करना है। अर्बन डिमांड प्रोजेक्ट्स ऑफन थ्रेटन हिस्टोरिकल साइट्स, थ्रेटन मतलब होता है खतरे में डालना, हिस्टोरिकल साइट्स को। तो साइट्स हो गया नाउन, और साइट्स के पहले जिसके पीछे सी ए एल लगता है वो एडजेक्टिव होता है। तो पुरानी साइट, हिस्टोरिकल साइट, पुरानी जगह। तो बी तो अपनी जगह सही लग रहा है, पुरानी जगह, बी तो सही लग रहा है। तो अगर हम बनाए ए बी सी, हमको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सीक्वेंस बनेगा। तो बी तो अपनी जगह सही लग रहा है, बी तो अपनी जगह बीच में सही लग रहा है, लग रहा है। अब बीच में बी कहाँ है? यहाँ पे बीच में बी है नहीं, यहाँ पे बीच में बी है नहीं, यहाँ पे बीच में बी है नहीं, यहीं पे है बीच में बी बस। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया? लो, ये हो गया। क्योंकि हिस्टोरिकल साइट्स तो बिल्कुल सही है, पुरानी जगह, तो खतरे में आ जाती है पुरानी जगह। दूसरी बात, टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। डेवलपमेंट, जिसके पीछे मेंट लगता है वो होता है नाउन, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिमांड, और जिसके पीछे मेंट लगता है नाउन। अब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अर्बन है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए, ये है नाउन। तो ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, सी आ जाएगा पहले, ए आ जाएगा बाद में, ये दोनों चेंज हो जाएंगे आपस में। तो सी बी ए, सी बी ए, हमारा आंसर पहले ही आ चुका था। तुम किसी भी मेथड से करते आंसर आ जाता। चाहे तुम ये देख लेते हिस्टोरिकल साइट्स आपस में सही है, तो बी अपनी जगह फिक्स है। चाहे तुम ये देख लेते कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये है, और अर्बन ये है एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन चाहिए, नाउन है ये अर्बन डेवलपमेंट। तो ए और सी अपनी जगह चेंज कर लेंगे, तो तुम्हारा आंसर आ गया डी ऑप्शन। तो ये होता है तुम्हारे एग्जाम का लेवल। अब हमने प्रूफ कर चुका है कि एग्जाम का लेवल आराम से निकल सकता है, आराम से भाई, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे पढ़ना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम डर में रहना चाहते हो
तो रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अभी से तुम इंग्लिश को स्टार्ट कर दोगे तो आईबीपीएस क्लर्क आराम से निकाल दोगे, आरआरबी पीओ और क्लर्क भी है वो भी निकाल दोगे। तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस हो जाएंगे इंग्लिश के, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क। और इसमें इस बार 11,000 वैकेंसीज आई हैं और 15,000 ही होने वाली है बढ़ के। तो प्लीज डिसीजन लो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और 9 बजे बेसिक इंग्लिश की क्लास हो रही है और साथ ही साथ हमारा लक्ष्य बैच भी आ चुका है। अगर तुम्हें आईबीपीएस की और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अगर किसी को लगता है सर हमको और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो लक्ष्य बैच में वो ज्वाइन हो सकता है। बट अभी मत लेना बैच, पहले डेमो क्लासेस चल रही है वो देखो। तो 2 बजे इसकी क्लास होगी, वो भी देखना। चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखो। मैं हमेशा बोलता हूँ लाइफ में करते रहो मस्ती और थोड़ा आराम, पढ़ते रहो मेरे साथ, निकलेगा एग्जाम। बाय बाय दोस्तों।